हेलो दोस्तों, मैं अरशद अली ज़ैदी एडवोकेट आपका अपने चैनल प्रो बोनो इंडियन लीगल नॉलेज में स्वागत करता हूं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी कानूनी अधिकारों से अवगत कराना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे से अधिक व्यक्तियों को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता चले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एविडेंस किसे कहते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने प्रकार के साक्ष्य होते हैं। विधि एवं न्याय व्यवस्था में साक्ष्य विधि को मानव की रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। यह सबूत ही है जिसके चारों तरफ न्यायिक प्रक्रिया चक्कर लगाती है। सबूत जितना मजबूत होता है, मामला उतना ही मजबूत होता है। यही कारण है कि प्रत्येक पक्षकार न्यायालय के सामने अपना सर्वोत्तम सबूत पेश करने का प्रयास करता है। विधि को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मौलिक विधि, नंबर 2 प्रक्रिया विधि। चलिए जानते हैं मौलिक विधि किसे कहते हैं। मौलिक विधि वह विधि है जो अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करती है, उन्हें परिभाषित करती है एवं उनकी विवेचना करती है। चलिए जानते हैं प्रक्रिया विधि किसे कहते हैं। प्रक्रिया विधि वह विधि है जो मौलिक विधि को जारी करने के लिए कार्यवाही का निर्धारण करती है। सबूतों के बिना किसी मामले का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबूत ही वह आधारशिला है जिस पर न्याय की इमारत खड़ी हुई है। साक्ष्य का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज करना है। चलिए जानते हैं वादों को कितने भागों में बांटा गया है। वादों को दो भागों में बांटा गया है। पहला दीवानी और दूसरा फौजदारी। अब इन दोनों में ही एविडेंस एक्ट का प्रयोग होता है। किसी भी वाद में दोनों पक्षकार अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी तरफ से सबूत पेश करते हैं। सबूत मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। चलिए जानते हैं साक्ष्य किसे कहते हैं। साक्ष्य, जिसे अंग्रेजी में एविडेंस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी तथ्य को विधिक साधनों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाना, निश्चित करना या साबित करना। साक्ष्य, जिसको हम आप सभी सबूत कहते हैं, जो किसी मामले की सच्चाई को साबित करने में सहायक होता है। चलिए जानते हैं एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं। एविडेंस 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष साक्ष्य, नंबर 2 परिस्थितिजन्य साक्ष्य, नंबर 3
प्राथमिक साक्ष्य अथवा मुख्य साक्ष्य। नंबर 4 द्वितीय साक्ष्य अथवा गौण साक्ष्य। नंबर 5 वास्तविक साक्ष्य। नंबर 6 सुना सुनाया साक्ष्य। नंबर 7 मौखिक साक्ष्य। नंबर 8 दस्तावेजी साक्ष्य। नंबर 9 न्यायिक साक्ष्य। नंबर 10 न्यायिक अतिरिक्त साक्ष्य। चलिए सभी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। साक्ष्य विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्यक्ष साक्ष्य वह साक्ष्य कहलाता है जब किसी मामले से संबंधित घटना किसी व्यक्ति के आँखों के सामने घटित होती है, जिसका वह प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि वह अमुक घटना उसकी आँखों के सामने घटित हुई है और वही व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य या बयान प्रस्तुत करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अनुसार प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष साक्ष्य किसे कहते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी बढ़ते बढ़ते दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इस लड़ाई झगड़े के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर चाकू से वार कर देता है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस घटना को अन्य व्यक्तियों ने जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने सभी ने इस घटना को अपनी आँखों से देखा। यदि इन व्यक्तियों में से जो भी व्यक्ति न्यायालय में गवाही देता है, वह प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है। चलिए जानते हैं परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसे कहते हैं। जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में कुछ परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। ये परिस्थितियाँ घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य या सबूत होती हैं, जिनका अवलोकन करने से यह पता चलता है कि कोई घटना वास्तव में घटित हुई है। इसे ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य कहा जाता है। हत्या के मामले में दो स्थितियां होती हैं। पहला मामले से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, जो चश्मदीद गवाह होता है, जिसके सामने घटना घटित होती है। और दूसरा अप्रत्यक्ष साक्ष्य, जिसमें घटना घटित होते समय कोई अन्य व्यक्ति घटना के समय मौजूद नहीं होता है। ऐसे मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होते हैं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसे कहते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। ए पर बे की हत्या का आरोप है। ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिससे इस बात पर पहुंचा जा सके कि वास्तव में ए ने बे की हत्या की है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि ए ने
बै की हत्या की होगी। जैसे ए की बहुत दिनों से बै से दुश्मनी चल रही थी, या ए ने एक बार बै को जान से मारने की धमकी भरा पत्र दिया था, या ए और बै को घटना के दिन साथ साथ घूमते हुए देखा गया था, या घटना के कुछ ही समय पश्चात ए को उस जगह से भागते हुए देखा गया था जिस जगह घटना हुई थी, या घटना के दिन ए के कपड़े खून से लथपथ देखे गए थे, या घटना के कुछ ही समय बाद नगर में यह समाचार फैला कि बै की किसी व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है, और ए घटना के दिन से ही फरार था। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जहाँ किसी मामले में साक्ष्य पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य प्रकृति की हो, वहाँ उन तथ्यों एवं परिस्थितियों का जिन पर दोष सिद्धि का निष्कर्ष आधारित हो, संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। चलिए जानते हैं प्राथमिक साक्ष्य अथवा मुख्य साक्ष्य किसे कहते हैं। यह साक्ष्य एक ऐसा साक्षी है जो न्यायालय के सामने सबसे अच्छा माना जाता है। न्यायालय इस साक्ष्य पर अन्य साक्ष्यों की अपेक्षा अधिक विश्वास करता है। इसका संबंध दस्तावेजी साक्ष्य से होता है। जब ऐसा कोई दस्तावेज जिस पर कोई मामला आधारित है मूल रूप में न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह मुख्य साक्ष्य कहलाता है। प्राथमिक साक्ष्य अथवा मुख्य साक्ष्य किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। ए और बै के बीच किसी ज़मीन के संबंध में विवाद है। ए उस ज़मीन से संबंधित सभी दस्तावेज मूल रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह मुख्य साक्ष्य है। चलिए जानते हैं द्वितीय साक्ष्य अथवा गौण साक्ष्य किसे कहते हैं। प्राथमिक या मूल दस्तावेजों के अभाव के कारण न्यायालय के सामने पेश किए जाने वाले साक्ष्य को द्वितीय साक्ष्य कहा जाता है। ऐसे साक्ष्य को पेश करने के लिए न्यायालय केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति देता है। न्यायालय गौण साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखता है। गौण साक्ष्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: प्रमाणित प्रतिलिपियां, मूल से मिलान कर बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेज के प्रतिलेख, मूल की यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत गौण साक्ष्य को ग्रहण किया जाता है। चलिए जानते हैं वास्तविक साक्ष्य किसे कहते हैं। वास्तविक साक्ष्य
वह साक्ष्य है जो न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से पेश किया जाता है। ऐसे साक्ष्य में भौतिक पदार्थों को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है। वास्तविक साक्ष्य को उदाहरण से समझते हैं। ए ने ब की एक तलवार से हत्या की है और उस तलवार तथा ए के खून से भरे हुए कपड़ों को न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। न्यायाधीश महोदय उन्हें देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि ए ने ब की हत्या की होगी। चलिए जानते हैं सुना सुनाया साक्ष्य किसे कहते हैं। सुना सुनाया साक्ष्य सबसे कम महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। सामान्यतः न्यायालय ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं करता है। जब किसी घटना के घटित होने से संबंधित जानकारी गवाही देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से घटना की जानकारी सुनता है या उसकी सूचना के आधार पर जानकारी होने के बाद गवाही देता है, तो ऐसे साक्ष्य को सुना सुनाया साक्ष्य कहा जाता है। यह ऐसा साक्ष्य होता है जो वह व्यक्ति देता है जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है या जिसने किसी तथ्य या बात विशेष को अपने कानों से नहीं सुना है। चलिए उदाहरण से सुना सुनाया साक्ष्य को समझते हैं। ए पर ब के घर में चोरी करने का आरोप है। से न्यायालय के सामने साक्षी के रूप में उपस्थित होकर यह कथन करता है कि उसने द से यह सुना है कि ए ने ब के घर में चोरी की है। उसने अपने आँखों से घटना को नहीं देखा है, अन्य व्यक्ति से इसके बारे में सुना है। इसे ही हम सुना सुनाया साक्ष्य कहते हैं। चलिए जानते हैं मौखिक साक्ष्य किसे कहते हैं। मौखिक साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा खुद न्यायालय के सामने पेश होकर अपने मुंह से कहकर घटना या विवाद से संबंधित सभी जानकारी के बारे में बताता है। प्रत्येक मौखिक साक्ष्य के प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा की जाती है। चलिए जानते हैं दस्तावेजी साक्ष्य किसे कहते हैं। जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या न्यायालय के रूप में या दस्तावेज के रूप में न्यायालय के सामने पेश किया जाता है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। इसका साक्ष्य विधि में एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी तथ्य विशेष को सिद्ध करने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। दस्तावेजी साक्ष्य किसे कहते हैं, चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। जब किसी संपत्ति के स्वामी के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है और वह स्वामी को साबित करने के लिए मूल दस्तावेजों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब यह
दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाएगा। चलिए जानते हैं न्यायिक साक्ष्य किसे कहते हैं। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रत्येक मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य न्यायिक साक्ष्य कहलाता है। इसका मुख्य तत्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतिकरण है। चलिए जानते हैं न्यायिक अतिरिक्त साक्ष्य किसे कहते हैं। न्यायालय से अतिरिक्त अन्य किसी स्थान में किया गया कथन न्याय अतिरिक्त साक्ष्य कहलाता है। यह एक ऐसा साक्ष्य है जो प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक संज्ञान में नहीं आता है। न्याय अतिरिक्त साक्ष्य किसे कहते हैं, इसे उदाहरण से समझते हैं। ए अपने मित्र ब के सामने स की हत्या का अपराध स्वीकार करता है। यहाँ यह सब बातें न्यायालय के सामने नहीं बता रहा है, इसीलिए इसे न्याय अतिरिक्त साक्ष्य कहा जाएगा। दोस्तों, आज हमने जाना एविडेंस किसे कहते हैं और एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार की अन्य कानूनी जानकारी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।